नमस्कार, 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हमारे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले दिन की सबसे बड़ी खबर जो है चुनाव के मैदान से। नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में जानवरों को मारे जाने को पिंक रिवॉल्यूशन बताते हुए मुलायम और लालू यादव पर हमला बोला। आज की दिल्ली की सरकार को न हरित क्रांति चाहिए न श्वेत क्रांति चाहिए, उसका तो बेड़ा उठाया है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन आपको मालूम है भाई पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? जरा बताइए तो मालूम है? मालूम है? यही तो इनका कमाल है, देश को अंधेरे में रख रहे हैं। उनको समर्थन करने वाले उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी को मैं पूछना चाहता हूं, बिहार के लालू जी को पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हो जो पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं? पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है वो इस देश में गुलाबी क्रांति करना चाहते हैं, और गुलाबी क्रांति का मतलब होता है जब पशु काटते हैं और उसका जो मांस का कलर होता है ना, इसको ये पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपीए के राज में पिंक रिवॉल्यूशन यानी मांस का कारोबार बढ़ा है। जिस समय नवादा में नीतीश कुमार मोदी पर निशाना साध रहे थे, मोदी नवादा में जाति के आधार पर लोगों से वोट मांग रहे थे। मैं द्वारिका नगरी से आया हूं और मेरी द्वारिका नगरी का यदुवंश के साथ सीधा सीधा नाता है, और यदुवंश का नाता होने के कारण मुझे अपनापन महसूस होना बहुत स्वाभाविक है। चुनावी आचार संहिता के मुताबिक धर्म और जाति के नाम पर लोगों से वोट मांगना गैर कानूनी है, फिर भी मोदी ने जाति के आधार पर लोगों से वोट मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो सेकुलर वोटों को बंटने ना दें। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक कल सोनिया गांधी की मुलाकात मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से हुई थी। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल सोनिया गांधी से मिला था। जो अपील सोनिया ने शाही इमाम से की है, वैसी ही अपील अहमद बुखारी के पिता सैयद अब्दुल्ला बुखारी से इंदिरा गांधी ने 80 के दशक में की थी। मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि 30 साल के अंतराल के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम की कांग्रेस प्रमुख से सीधी मुलाकात हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि जामा मस्जिद के शाही इमाम कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। इसका खुलासा 4 अप्रैल को शाही इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। सोनिया गांधी के दिल्ली के शाही इमाम से मुस्लिमों का समर्थन मांगने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया है। किसी का समर्थन मांगना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस देश की है जो बराबर जिसने की कम्युनल पॉलिटिक्स की है और लोगों को बांटने की राजनीति की है। कांग्रेस को समर्थन देने या ना देने पर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। शाही इमाम 4 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज यूपी के रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। सोनिया रायबरेली से चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। बेटे राहुल गांधी के साथ रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर खुद बेटे राहुल गांधी सोनिया की गाड़ी ड्राइव करते दिखे। नामांकन से पहले सोनिया गांधी ने हवन भी किया। हवन के बाद सोनिया ने डीएम ऑफिस पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। रायबरेली में 30 अप्रैल को मतदान होना है। रायबरेली से सोनिया के खिलाफ बीजेपी से पेशे से वकील अजय अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीएसपी ने प्रवेश सिंह को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी पहले ही सोनिया के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली से दाखिल नामांकन पत्र में 15 करोड़ रुपए की संपत्ति का ऐलान किया है। नामांकन पत्र के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी 6.5 करोड़ रुपए की जमीन के अलावा करीब 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति की मालकिन है। इसमें दिल्ली में 4.25 करोड़ रुपए की खेती की जमीन, सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ रुपए की खेती की जमीन और इटली में करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति शामिल है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने 62 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों
66 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट, 10 लाख रुपए के बॉन्ड, पीपीएफ अकाउंट में 42 लाख रुपए और एनएसएस में जमा 2,86,000 रुपए की रकम का भी जिक्र हलफनामे में किया है। सोनिया गांधी ने नामांकन पत्र में दी गई जानकारी में ये भी बताया है कि उन्होंने राहुल गांधी को 9 लाख रुपए का कर्ज भी दे रखा है। आम आदमी पार्टी ने 19 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में रायबरेली और कन्नौज से भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ रिटायर्ड जस्टिस फखरुद्दीन को टिकट दिया है। जस्टिस फखरुद्दीन एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ आपने कमलेश चंद्रा को टिकट दिया है। लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को इलाहाबाद से टिकट दिया गया है। आपने उत्तर कोलकाता से आलोक चतुर्वेदी को टिकट दिया है। आपने इस लिस्ट में यूपी की 10, छत्तीसगढ़ की 3, पंजाब गुजरात की 2-2 और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 1-1 उम्मीदवार का ऐलान किया है। CNN IBN CSDS के सर्वे के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को सारी सीटें तक मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिलने का अनुमान है। CNN IBN के सर्वे के मुताबिक गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 20 से 26, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का भी गुजरात में खाता खुल सकता है। आम आदमी पार्टी को गुजरात में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में एमपी की कुल 29 सीटों में से कांग्रेस को 1 से 5 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। सर्वे में गुजरात का आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि 2009 में गुजरात में बीजेपी को 26 में से 15 सीटें ही मिली थी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी कर दी है। शरद पवार ने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। शरद पवार ने यह भी कहा कि एनडीए भी मजबूत होगी, मगर बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। पार्टी आपको सपोर्ट करेगा तो हो सकता है बीजेपी, और इसके साथ साथ कांग्रेस रह सकती है। इस भविष्यवाणी से राजनीतिक हलकों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद को जमानत मिल गई है। इमरान मसूद नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जेल में बंद थे। इमरान मसूद एक वीडियो में नरेंद्र मोदी को मारने काटने की बात करते दिखाई दिए थे। बीजेपी ने उनकी चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। मसूद ने बाद में कहा था कि वीडियो 6 महीने पुराना है। मसूद ने अपने बयान पर खेद भी जताया था। इमरान मसूद की गिरफ्तारी के बाद आरोप लगाने वाला पक्ष अदालत के सामने मजबूत तथ्य नहीं रख पाया, जिसके कारण कोर्ट ने इमरान मसूद को जमानत दे दी। 5 दिन से जेल में बंद इमरान मसूद 3 अप्रैल को रिहा हो जाएंगे। राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी को राहुल का विकास मॉडल पसंद आ गया है। अमेठी से सटे सुल्तानपुर में चुनाव सभा के दौरान वरुण ने राहुल के काम की तारीफ की। बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए, जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे राहुल जी अमेठी में सफलतापूर्वक, वो उदाहरण तो मैं नहीं यहाँ दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उनका काम नीचे से नहीं देखा। हालांकि वरुण ने यह भी कहा कि उनके काम को करीब से नहीं देखा है। वरुण गांधी सुल्तानपुर सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वरुण गांधी के मुंह से अमेठी के अपने कामकाज की तारीफ सुनकर उन्हें अच्छा लगा। हालांकि वरुण गांधी अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं। अमेठी में हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी that other people are appreciating the work we've done in Amethi. राहुल भले ही अपने चचेरे भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहे हों, लेकिन वरुण गांधी ने ट्विटर पर दी गई सफाई में कहा है, शिक्षकों और समाजसेवी संस्थाओं के साथ बैठक के दौरान मुझसे पूछा गया था कि क्या मुझे अमेठी में किए जा रहे कामकाज की जानकारी है। इसके जवाब में मैंने कहा था कि हालांकि अमेठी में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हो रहे काम को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि वहां काम अच्छा हो रहा है। इसे किसी पार्टी या उम्मीदवार के समर्थन के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। वरुण गांधी सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने राहुल की तारीफ नहीं की, लेकिन उन्हीं की पार्टी की नेता स्मृति ईरानी इस भाईचारे पर भड़क गई हैं। अगर आप भारत सरकार के आंकड़े देखें तो भारत सरकार ने स्वयं माना है
कि लगभग 134 वहाँ पर यूनिट्स है जिसने से मात्र 593 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दी है। तो ये भारत सरकार ने जो कांग्रेस द्वारा शासित थी, उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि अमेठी में इतने रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध करवाए गए जनता को। थैंक यू। कैन यू प्लीज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवादा में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम को आगे कर रही है तो वो तुरंत अलग हो गए। हमने जब देखा कि जिस चेहरे को सामने लाया जा रहा है उस पर देश के करोड़ों अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया और इसकी परवाह नहीं की हमारी सरकार रहेगी या जाएगी। आज भी मुझे परवाह नहीं है, एक सीट मिले या न मिले, हमने सिद्धांत के आधार पर कदम उठाया है और हम आपसे यही अपील करेंगे। नीतीश ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से जो मदद दी जा रही है वो कोई एहसान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से काफी नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का खास ध्यान रखने के अलावा अगड़ी जाति के गरीबों के लिए एक आयोग बनाने का वादा भी किया गया है। देश में मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है और यहाँ तक लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति से भी हालत खराब मुसलमान, चाहे कपड़ा सिलाई हो, कपड़ा बनाने का सवाल हो, यहाँ तक आप जो सबसे बढ़िया मिसाइल बनाई गई दुनिया की वो भी मुसलमान ही बनाई कलाम साहब। मुसलमानों को विशेष सुविधा देंगे, ऊंची जातियों में भी गरीब है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि सवर आयोग का गठन करेंगे। जाहिर है समाजवादी पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र के जरिए अल्पसंख्यकों के साथ साथ अगड़ी जातियों को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने अभद्र टिप्पणी की है। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बदजुबानी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी को बीजेपी का सबसे बड़ा गुंडा करार दिया है। वही यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने तो सारी हदें ही पार कर दी। कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा हम नहीं चाहिए। जाहिर है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बयानों में तल्खियां नजर आ रही हैं, जिन पर रोक लगना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में टिकट लौटाने की होड़ मची है। पार्टी के 2 और उम्मीदवारों ने अपने टिकट लौटा दिए हैं। यूपी के कौशाम्बी से पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर शीतला प्रसाद ने टिकट वापस कर दिया है। शीतला प्रसाद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर होने के बाद चुनाव मैदान में उतरे थे। शीतला प्रसाद का आरोप है कि पार्टी की ओर से उन्हें मदद नहीं मिल रही है। जालंधर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश पदम ने भी टिकट वापस कर दिया। राजेश पदम का कहना है कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने टिकट वापस किया है। जी गल मैं कहना जा रहा दस जा रहा हो सकता कि मेरे जोड़े सपोर्टर निराश भी होन कि मेरे फैमिली घरेलू सरकमस्टेंस के कारण मैं टिकट वापस कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। इससे पहले भी आधा दर्जन उम्मीदवार पार्टी का टिकट लौटा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में चुनाव प्रचार अभियान अपने जोरों पर है और एक तरफ बारिश और ओला जो है दिल्ली में पड़े हैं। यहाँ पर केजरीवाल की दिल्ली के मंगोलपुरी में सभा होने वाली है और उससे अभी केजरीवाल हालांकि नहीं पहुंचे और यहाँ पर ओले पड़े हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अब यहाँ से खड़े हो गए हैं और अपने को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तिरपाल का सहारा लेकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के मौके पर इस तरह से ओला देखा गया है, ओले पड़े हैं यहाँ पर। यहाँ दूसरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी, लेकिन इनका जोश जो है कम नहीं हुआ है। बारिश देख सकते हैं लोग तमाम यहाँ पूरी तरह से खुश हैं। यहाँ पर अभी लोग जमे हुए हैं। नीतीश कटारा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हमारे साथ मौजूद हैं नीलम कटारा, नीतीश कटारा की मां। मैं बहुत संतुष्ट हूं और मैं आभारी हूं दिल्ली न्यायालय की कि उन्होंने मेरी बात सुनी और न्याय के पक्ष में फैसला दिया। ये कहा है हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली कि इसको एक जिसको ऑनर किलिंग कहा जाता है उसका मामला माना गया है और मुझे इस बात पे संतुष्टि है कि ऑनर किलिंग वाली बात उठी है, क्योंकि इसके लिए एक सख्त कानून लाने की बहुत जरूरत है। आपने क्या मौत की सजा की मांग की है?
मौत की सजा की मांग की है, मगर इस पे बहस अभी 25 तारीख को शुरू होगी। डीजीसीए ने स्पाइस जेट की 1 रुपए में टिकट देने की योजना पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट से ऐसी किसी भी योजना को बंद करने को कहा है। स्पाइस जेट ने 1 से 3 अप्रैल तक सस्ते टिकट का ऑफर दिया था, जिसमें किराया 1 रुपए से शुरू हो रहा था। ये स्कीम 1 जुलाई के बाद की बुकिंग पर लागू थी। डीजीसीए के मुताबिक स्पाइस जेट का ऑफर स्वस्थ कंपटीशन के खिलाफ है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को फटकार लगाते हुए कहा कि ये स्कीम गलत है। स्पाइस जेट का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब कोई एयरलाइन ऐसे ऑफर दे रही है। कंपनी के मुताबिक ऐसे ऑफर कंपटीशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग के चेयरमैन ली कुन ही को गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश होना होगा। उनके खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी के एक मुकदमे को निरस्त करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ली कुन ही के खिलाफ एक भारतीय कंपनी जेसीई ने 9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा गाजियाबाद की अदालत में दर्ज करा रखा है। वहां से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ था। पिछले साल 30 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज इस मुकदमे को निरस्त करने से मना कर दिया था। इसके बावजूद ना तो वो निचली अदालत में पेश हुए, ना ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकी, जिसकी वजह से उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से मना कर दिया है और ये निर्देश दिया है कि वो निचली अदालत में पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि ली कुन ही 6 हफ्ते के भीतर गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश हों और वहां से नियमित जमानत या व्यक्तिगत पेशी में छूट की दरख्वास्त करें। इन 6 हफ्तों के भीतर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने आईडीएफसी और बंधन नाम की 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बैंक खोलने की इजाजत दे दी है। कुल 25 आवेदनकर्ताओं में से सिर्फ इन्हीं 2 कंपनियों को बैंक खोलने की इजाजत मिली है। चुनाव आयोग ने कल नए बैंकों को लाइसेंस देने की हरी झंडी दी थी, जिसके बाद रिजर्व बैंक ने आज 2 कंपनियों को बैंक के लाइसेंस दे दिए। फिलहाल सिर्फ बंधन और आईडीएफसी को लाइसेंस दिए गए हैं। किसी भी बड़े कॉर्पोरेट घराने का नंबर नहीं लग पाया। नए बैंक खोलने के लिए अनिल अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, रेलिगेयर जैसे बड़े बड़े नामों ने आवेदन किया था। रिजर्व बैंक ने इन सभी को फिर से आवेदन करने को कहा है। फिलहाल देश में 27 सरकारी और 22 प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह के पैर में चोट लगने की वजह से उनका 4 अप्रैल के सेमीफाइनल मैच में खेलना मुश्किल माना जा रहा है। मंगलवार को युवराज सिंह के पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से आज वो नेट प्रैक्टिस नहीं कर पाए। युवराज सिंह को चोट तब लगी जब वो नंगे पैर मंगलवार को फुटबॉल खेल रहे थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद युवराज सिंह को जब लड़खड़ाते देखा गया तो इस चोट का खुलासा हुआ। युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप से टीम में वापसी की है। शुरुआती मैचों में भले ही युवराज सिंह का प्रदर्शन खराब रहा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में युवराज ने शानदार 60 रन बनाए थे। ऐसे में उनको लगी चोट टीम इंडिया के लिए झटका साबित हो सकती है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद चिली में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चिली के उत्तर में 8.2 तीव्रता के भूकंप ने दस्तक दी। खबरों के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र तल से 10 किलोमीटर नीचे था। मिली जानकारी के मुताबिक चिली के समुद्र तट पर 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के प्रशांत तट से सटे देशों चिली और पेरू में सुनामी की आशंका जाहिर की गई है। चिली में तटीय इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। चिली में सड़कों पर भूस्खलन और ज्यादा संख्या में लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। फरवरी 2010 में चिली में 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया था। इसके बाद आई सुनामी ने 15,000 लोगों की जान ले ली थी।